लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, और साथ में जिन्होंने अभी तक हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ अपने कमेंट भी नीचे लिख दें। पाकिस्तान के कई हिस्सों में आजकल भीषण अनाज संकट पैदा हो गया है, जिससे देश में विकराल स्थिति उत्पन्न हो गई है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें गेहूं और आटे के लिए लोगों को कैमरे के सामने फूट फूट कर रोते हुए देखा जा सकता है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान प्रांतों के कई इलाकों में गेहूं खत्म हो गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अब तक के सबसे खराब आटे के संकट का सामना कर रहा है। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक हजारों लोग रोजाना सब्सिडी वाले आटे की थैलियों को प्राप्त करने में घंटों लाइन में लगते हैं, जिनकी बाजार में आपूर्ति पहले से ही काफ़ी कम हो चुकी है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने कहा है कि सरकारी राशन दुकानों के आगे सैकड़ों लोग लाइन में लग रहे हैं, जिसकी वजह से अराजकता फैल रही है और लोगों में आटे के लिए लड़ाई होना काफ़ी आम बात हो गई है। एक दिन पहले मची भगदड़ में कुचलने से 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही आटे की बोरियां लाने वाले ट्रकों की सुरक्षा के लिए कई पुलिस के जवान तैनात रहते हैं, लेकिन देखते ही देखते लोगों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो जाती है और मारपीट पर तब्दील हो जाती है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया है कि पाकिस्तान में जारी संकट के बीच गेहूं और आटे की कीमतें आसमान छू रही हैं। कराची में आटा 140 रुपये प्रति किलोग्राम से 160 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। वहीं राजधानी इस्लामाबाद और पेशावर में 10 किलो के आटे का बैग 1500 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जा रहा है, जबकि 20 किलोग्राम के आटे का बैग 2800 रुपये में बेचा जा रहा है। पंजाब प्रांत में मिल मालिकों ने आटे की कीमत 160 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी है। बलूचिस्तान के खाद्य मंत्री जमारक अस्करजई ने कहा कि प्रांत में गेहूं का स्टॉक पूरी तरह से समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान को तुरंत 4 लाख बोरी गेहूं की जरूरत है और चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो संकट और गहरा सकता है। ग्लेशियरों से संबंधी एक नए अध्ययन में बताया गया है कि सदी के अंत तक दुनिया के 2/3 ग्लेशियर गायब होने के कगार पर हैं, क्योंकि बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर अभूतपूर्व तरीके से पिघलते देखे जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि दुनिया के ग्लेशियर वैज्ञानिकों की सोच से भी तेज गति से सिकुड़ रहे हैं और गायब हो रहे हैं। दुनिया भविष्य में बढ़ते तापमान को 1 डिग्री के कुछ और 10वें हिस्से तक सीमित कर सकती है और अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा कर सकती है। यह तकनीकी रूप से संभव है, लेकिन कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके आसार कम ही हैं। ऐसे में दुनिया के आधे से थोड़ा कम ग्लेशियर गायब हो जाएंगे। अध्ययनकर्ताओं ने कहा कि ज़्यादातर छोटे लेकिन प्रसिद्ध ग्लेशियर विलुप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। अध्ययनकर्ताओं ने यह बताया है कि कई डिग्री बढ़ते तापमान के कारण दुनिया के 83% ग्लेशियर वर्ष 2100 तक गायब हो जाएंगे। प्रमुख अध्ययनकर्ता डेविड रॉस ने कहा है कि इससे समुद्र के स्तर में 4.5 इंच की वृद्धि होगी। इसके अलावा समुद्र पहले से ही पिघलती बर्फ की चादरों और गर्म पानी से बढ़ रहा है। सह अध्ययनकर्ता रेजिन हॉक ने कहा कि हम कितने ग्लेशियरों को गायब होने को सीमित किया जा सकता है। कई छोटे ग्लेशियरों के लिए बहुत देर हो चुकी है। हॉक अलास्का फेयरबैक्स विश्वविद्यालय और नॉर्वे में ऑस्लो विश्वविद्यालय के ग्लेशियोलॉजिस्ट हैं। हालांकि विश्व स्तर पर हमारे परिणाम स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि वैश्विक तापमान का हर डिग्री ग्लेशियरों में जितना संभव हो उतना बर्फ रखने के लिए मायने रखता है। अध्ययन के अनुसार दुनिया कितनी गर्म होती है और कितना कोयला, तेल और गैस जलाया जाता है, इस पर निर्भर करते हुए 2100 तक अनुमानित बर्फ हानि 38.7 ट्रिलियन मीट्रिक टन से 64.4 ट्रिलियन टन तक होती है। अध्ययन की गणना है कि सभी पिघलने वाली बर्फ दुनिया के समुद्र स्तर पर सबसे खराब स्थिति में 90 मिलीमीटर से कहीं अधिक 166 मिलीमीटर तक बढ़ जाएगी, जो पिछले अनुमानों की तुलना में 4 से 14% अधिक है। अगर ऐसे ही बर्फ़ पिघलती रही और ग्लेशियर गायब होते रहे तो आने वाले समय में कई नदियों का अस्तित्व मिट जाएगा और पानी के लिए त्राहिमाम हो जाएंगे पृथ्वीवासी। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और उससे क्या होगा कि जो हमारे कोस्टल रीजन्स हैं, चाहे वो हमारे देश के हों चाहे विदेशों के कोस्टल रीजन हो, उन पे भारी संकट है। जैसे कि अभी ये चल रहा था कि मालदीव्स भी आने वाले 50-60 सालों में गायब हो सकता है, अगर इसी रफ्तार से अगर जो है ग्लेशियर मिटते रहे और पानी का लेवल बढ़ता रहा। और इससे कई सारी ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थितियां भी पैदा हो जाएंगी, क्योंकि इससे सूखा पड़ने, जब पानी नहीं रहेगा तो सूखा भी पड़ेगा और आने वाले समय में जो है पीने के पानी से लेकर हमारी जो खेत खलियान है उनके लिए तक पानी अवेलेबल नहीं रहेगा। तो हर तरीके से जो आदमी की ज़िंदगी है वो जो है इन ग्लेशियरों पर भी डिपेंड है। हालांकि हम इसको अनदेखा कर रहे हैं अभी तो, लेकिन इसका तोड़ भी ये है कि एक तो हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखें और दूसरा जो है अधिक से अधिक पेड़ लगाने की स्थिति में आ जाएं, क्योंकि पेड़ हम लगाएंगे तो उससे जो है हमारा वायुमंडल जो है वो साफ़ सुथरा बना रहेगा, ओजोन लेयर वगैरह हमारी बनी रहेगी और जो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हम जिनका यूज़ करते हैं वो कम से कम यूज़ करें, तो उससे क्या है कि हम जो इन ग्लेशियरों को भी धीरे धीरे गर्मी से बचा सकते हैं।
इसलिए भारत ने भी 2070 तक ये कोशिश की कर रहा है कि जो है पूरा जो ट्रांसपोर्ट से लेकर हर चीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और साथ में इलेक्ट्रिक पे आ जाए, जिससे कि जो है हमारा जो पोल्यूशन लेवल है वो बहुत कम हो जाए और वायुमंडल पे इससे फ़र्क ना पड़े। और जो ये ग्लेशियर की समस्या भी है जो जिससे कि ये गर्मी बन रही है और उससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उसकी भी रफ्तार बहुत धीमी हो जाए, धीरे धीरे करके वो किसी तरह से कंट्रोल हो जाए। और ये सारा ही, ऐसा ही नहीं कि भारत ही, ये सारे ही देश आपस में इस बैठकों पे मॉन्ट्रियल में एक बार इस पे समझौता भी हो चुका है कि कैसे वायुमंडल को जो है हमारे को कंट्रोल में लाना है और इन ग्लेशियर पिघलते हुए ग्लेशियरों को बचाना है। आइए अब हम ओज़ोन के बारे में भी कुछ चर्चा कर लें, क्योंकि आजकल ये भी बहुत ज़्यादा इस पे बात चल रही है कि ओज़ोन लेयर जो है धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती जा रही है। ओज़ोन शब्द सुना होगा आपने, आपको पता है ये क्या है? नहीं तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार वातावरण में ओज़ोन बहुत कम मात्रा में ही मौजूद है। फिर भी यह मानव कल्याण के लिए साथ साथ कृषि और पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी का अधिकांश ओज़ोन स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है। यह वायुमंडल की वह परत है जो सतह से 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर है। वायुमंडलीय ओजोन का लगभग 90% ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में है, जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पैराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सतह को बचाता है। ओजोन एक गैस है जो हमारे वातावरण में स्वाभाविक रूप से मौजूद है। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 है, क्योंकि एक ओजोन अणु में 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। ओजोन की खोज 1800 के मध्य में प्रयोगशाला प्रयोगों में की गई थी। वातावरण में ओजोन की उपस्थिति को बाद में रासायनिक और ऑप्टिकल माप विधियों का उपयोग करके खोजा गया। ओजोन कई रासायनिक यौगिकों के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती है, जिससे केंद्रित मात्रा में विस्फोटक होता है। विद्युत डिस्चार्ज का उपयोग आमतौर पर औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे वायु और जल शोधन और कपड़ा और खाद्य उत्पादों की रंगाई के लिए ओजोन का उत्पादन किया जाता है। अच्छी ओजोन, जिसे स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन भी कहते हैं, जो मनुष्यों और अन्य जीवों के लिए अच्छी मानी जाती है। यह सूर्य से निकलने वाली पैराबैंगनी अल्ट्रावायलेट विकिरण को अवशोषित करती है। यदि इसे अवशोषित नहीं किया जाता है तो तेज ऊर्जा अल्ट्रावायलेट विकिरण पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाएगी, जो मनुष्यों सहित विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए हानिकारक है। और इससे क्या है कि स्किन कैंसर और कई सारी बीमारियां, एलर्जी वगैरह उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ औद्योगिक प्रक्रियाओं और उपभोक्ता उत्पादों के परिणामस्वरूप वातावरण में ओजोन घटने वाले पदार्थों का उत्सर्जन होता है। ओडीएस हैलोजन गैसों से निर्मित होते हैं, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा दुनिया भर में नियंत्रित की जाती है। ये गैसें क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणुओं को स्ट्रेटोस्फीयर में लाती हैं, जहां वे रासायनिक प्रतिक्रियाएं कर ओजोन को नष्ट करती हैं। महत्वपूर्ण उदाहरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और एक बार लगभग सभी ठंडी करने वाली और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में उपयोग की जाती हैं। और हैलोन, जो आग बुझाने वाले एजेंटों के रूप में उपयोग की जाती है। इन सभी चीज़ों से जो है ये ओजोन पर फ़र्क पड़ता है। आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान के लिए आखिरकार सऊदी अरब ने मदद का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान के लिए एक बार फिर सऊदी अरब ने मदद का हाथ बढ़ाया है। मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान में राज्य के निवेश को बढ़ाकर $10 बिलियन तक पहुंचाने का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने विकास के लिए सऊदी कोष को निर्देश दिया है कि वो पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में सऊदी जमा को बढ़ाकर $5 बिलियन तक करने का अध्ययन करें। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अगस्त में घोषित पिछले $1 बिलियन से सऊदी अरब के निवेश को $10 बिलियन तक बढ़ाने के लिए एक अध्ययन का निर्देश दिया है। संयुक्त राष्ट्र और पाकिस्तान की सहयोजित जेनेवा बैठक में सोमवार को सऊदी अरब सहित अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं ने पाकिस्तान को पिछले साल विनाशकारी बाढ़ से उबरने में मदद करने के लिए $9 बिलियन से अधिक की प्रतिबद्धता जताई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बड़े निवेश को सुरक्षित करने के लिए खाड़ी देशों के साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंध बनाने की मांग की है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, और ये कल स्टार्ट हो गया है। केंद्र सरकार इस बार मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर इंदौर में 8 जनवरी से 3 दिवसीय 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इस बार इसके सम्मेलन में 500 से ज़्यादा प्रवासी भारतीयों ने हिस्सा लिया है, जिसको पीएम मोदी ने संबोधित भी किया। इस बीच सभी के दिमाग में बात आ रही है कि आखिर प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है और ये लोग देश के लिए इतने अहम क्यों हैं। प्रवासी भारतीय उन लोगों को कहा जाता है जो भारत छोड़कर दूसरे देशों में रह रहे हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रवासी भारतीय को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन। ऐसे भारतीय जो रोजगार या शिक्षा के लिए दूसरे देशों में जाते हैं और बाद में वहीं बस जाते हैं, उसे NRI कहा जाता है। सेकंड है PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इनमें वे लोग शामिल हैं जो या तो भारत में पैदा हुए हों या उनका परिवार का नाता भारत से हो। और तीसरा है OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया,
26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के नागरिक रहे लोग जो अब विदेश में बस गए हैं उन्हें इस कैटेगरी में डाला जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने के पीछे की कहानी महात्मा गांधी के 1915 में भारत आने से जुड़ी है। इस साल गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की थी। इस दिन को मनाने के पीछे स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिंघवी का भी दिमाग था। उन्होंने प्रवासी भारतीयों पर दी एक रिपोर्ट में कहा था कि ये लोग भारत के लिए कितने अहम हैं। विदेश मंत्रालय ने इसके बाद 2003 से हर साल 7 से 9 जनवरी को इस दिवस को मनाने का ऐलान किया है। हालांकि 2015 में इसे बदलकर हर 2 साल में मनाने का फैसला लिया गया। प्रवासी भारतीयों की देश को फ़ायदा पहुंचाने में अहम भूमिका मानी जाती है। विदेशों में बसे ये भारतीय देश का नाम रोशन तो करते ही हैं, साथ ही वे कभी भी देश की मदद करने से पीछे नहीं हटते हैं। भारत में विदेशी मुद्रा आने का सबसे बड़ा स्रोत भी यही प्रवासी है। देश में विदेशी मुद्रा भेजने के मामले में भारतीय सबसे अव्वल हैं। इसके बाद मैक्सिको और फिर चीन के लोगों का नंबर आता है। बीते साल भारतीय प्रवासियों ने देश में $100 अरब भेजे थे। आज के दिवस पर समारोह आयोजित करने के पीछे की वजह भी यही है ताकि इन लोगों के योगदान की सराहना की जा सके। दुनिया भर में 3 करोड़ से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। ये 100 से ज़्यादा देशों में बसे हैं। सबसे ज़्यादा प्रवासी भारतीय अमेरिका में रहते हैं, उसके बाद यूएई, मलेशिया, सऊदी अरब, म्यांमार, ब्रिटेन और फिर कनाडा का नंबर आता है। अलग अलग देशों में बसे ये भारतीय प्रवासी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। माना जाता है कि विदेशों में प्रवासी भारतीय उनकी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति तय करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। विश्व की 500 बड़ी कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भारतीय मूल के ही हैं। बता दें कि कुछ तो इनमें से देश के प्रधानमंत्री तक बन गए हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है और हाल ही में ब्रिटेन के पीएम बने ऋषि सुनक भारतीय मूल के ही हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, एडोब के सीईओ शांतनु नारायण, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, IBM के अरविंद कृष्णा और मास्टर कार्ड के सीईओ अजय पाल सिंह भी भारतीय मूल के ही हैं। यहाँ तक कि ट्विटर से हाल ही में हटाए गए सीईओ पारस अग्रवाल भी भारतीय मूल के ही थे। और इन लोगों की पहचान के कारण भारत का नाम भी ग्लोबल रूप से ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है जाना जाता है। आज का गोल्ड रेट इस प्रकार से है। 10 ग्राम का गोल्ड रेट 51,450 जो 22 कैरेट वाला है, और 24 कैरेट वाला गोल्ड रेट जो है 10 ग्राम का वो है 56,130 रुपये।